हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भाग देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हम लोग अपना वस्तुनिष्ठ प्रारंभ करें उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो हम लोग अम्ल की 3 अवधारणा देखेंगे। पहला अवधारणा है आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसके बाद हम लोग ब्राउनस्टेड-लॉरी की अवधारणा को देखते हैं और ब्राउनस्टेड-लॉरी के अनुसार एक अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन दान करता है। उसके बाद हम लोग लुईस की अवधारणा देखते हैं। तो लुईस के अनुसार एक अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार कर सकता है। अब हम लोग क्षार क्या है उसको देखते हैं। तो क्षार से संबंधित हम लोग 3 अवधारणाएं देखेंगे। पहला अवधारणा है आर्हेनियस की अवधारणा और आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। दूसरा अवधारणा हम लोग देखेंगे ब्राउनस्टेड-लॉरी की और ब्राउनस्टेड-लॉरी के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। तीसरा अवधारणा हम लोग देखेंगे लुईस की अवधारणा। तो लुईस के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है। अब हम लोग लवण क्या है उसको समझते हैं। तो लवण एक ऐसा यौगिक है जो अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। अब हम लोग अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अम्ल को उदासीन कर सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgOH2। ठीक है। अब आप लोग को याद रखना है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसको जाना जाता है, MgHO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक क्षार है। क्या है ये, एक क्षार है। हमारा अगला प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल किस फल में पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया है संतरा, और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आम में भी सिट्रिक और मैलिक अम्ल पाया जाता है। और सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों ही फल दिए गए हैं इन तीनों में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है अंगूर और इमली। ठीक है, तो इन फलों में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। और आप लोग को याद रखना है, यदि हम लोग पीएच पैमाना देखेंगे तो पीएच पैमाना में 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक रहता है, 14, और बीच में क्या रहता है, 7। तो यहाँ पर जो 7 है वो क्या दर्शाता है, जो विलयन है वो उदासीन है ये दर्शाता है। और 7 से हम लोग जैसे ही नीचे साइड जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा करके, तो इस साइड क्या रहता है, यदि पीएच मान किसी विलयन का इस साइड आएगा तो क्या दर्शाएगा, वो अम्लीय प्रकृति का है। और यदि विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। हमारा अगला प्रश्न है, फिनोल्फ्थालीन अपना रंग नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर पहला दिया है बेकिंग सोडा, दूसरा सिरका, तीसरा संतरे का रस, चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिनोल्फ्थालीन क्या है। तो फिनोल्फ्थालीन क्षार और अम्ल को पहचानने के लिए एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। यदि विलयन क्षारीय होगा तो फिनोल्फ्थालीन डालने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, और यदि विलयन अम्लीय हो तो फिनोल्फ्थालीन डालने पर विलयन का रंग रंगहीन ही रहेगा।
मतलब उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, क्षार है। सिरका क्या है, अम्ल है। संतरे का रस अम्ल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो सिरका और संतरे का रस होगा उसमें फिनोल्फ्थालीन अपना रंग नहीं बदलेगा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। बी और सी यहाँ पर दोनों सत्य है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अम्लीय होती है। आप लोग को याद रखना है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है जो धात्विक ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। हमारा अगला प्रश्न है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और मेथिल ऑरेंज से क्रिया से विलयन का रंग कैसा होगा। तो हम लोग को याद रखना है जो मेथिल ऑरेंज है वो क्षार अम्ल सूचक है, और मेथिल ऑरेंज जो क्षार है उसमें कौन सा रंग देगा, क्षार में ये पीला रंग देता है। जबकि जो अम्ल है उसमें मेथिल ऑरेंज क्रिया करके कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, लाल रंग। हमारा अगला प्रश्न है वैनिला की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर इसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। तो आप लोग को याद रखना है जो वैनिला है वो क्षार अम्ल इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। हम लोग को याद रखना है यदि हम लोग वैनिला की क्रिया क्षार के साथ करवाएंगे तो उसका जो मधुर गंध होता है वो समाप्त हो जाता है, जबकि अम्ल के साथ क्रिया कराने पर यह बरकरार रहता है। तो हमारे पास जो ये दिए गए ऑप्शन है उसमें से क्षार कौन सा है, तो उसमें से क्षार है तनु सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, तनु सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा दिया है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा दिया है एसिटिक अम्ल और चौथा दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों ही एक प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, जबकि जो एसिटिक अम्ल है ये एक दुर्बल अम्ल है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, केवल यहाँ पर एसिटिक अम्ल ही क्या है, यहाँ पर दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, तीसरा है ANB और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पर पहला और दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो सत्य है। आप लोग को याद रखना है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है K+ निम्न में से किस मूलक को प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, क्षारीय मूलक को। आप लोग को याद रखना है K+ क्षारीय मूलक को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 5.6 से कम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है दूध का pH मान कितना होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 6.6। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दूध का जो pH मान होता है वो 6.6 होता है। हमारा अगला प्रश्न है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निम्न में से क्या है। तो हम लोग देख चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रति अम्ल भी बोलते हैं। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है उदासीन लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बैगनी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है उदासीन लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, तो बैगनी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है वो दो रंगों में उपलब्ध होता है, एक लाल रंग में और एक नीला रंग में। तो जब लाल लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डुबोया जाता है तो इसका रंग परिवर्तित होकर नीला हो जाता है और यह परिवर्तन दर्शाता है कि विलयन क्षारीय है। वहीं नीला लिटमस पेपर को यदि क्षारीय विलयन में डुबोया जाएगा तो इसका रंग परिवर्तित नहीं होगा। वहीं हम लोग देखें कि यदि हम लोग नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डुबोएंगे तो उसका रंग परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जबकि अम्लीय विलयन को लाल लिटमस पेपर में डुबोएंगे तो उसका जो रंग है वो परिवर्तित नहीं होगा।
ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और नीला लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः क्षार और धातु के क्रिया होने से कौन सी गैस का विस्थापन होता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, क्षार और धातु के क्रिया होने से कौन सी गैस का विस्थापन होगा? हाइड्रोजन गैस का। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल द्वारा क्रिया करने पर निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अब इसका हम लोग अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? यदि हम लोग इसका अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और लवण का निर्माण होगा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। क्या का निर्माण होगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1909 में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है पीएच पैमाने की खोज कब की गई थी? तो 1909 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जब हम लोग जल से करवाएंगे तो क्या बनेगा? H2SO3। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, एंटासिड। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है अपच के उपचार के लिए एंटासिड दवाओं का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पालक में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की यदि अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो नमक और पानी बनता है। तो हम लोग को बताना है कि इसमें नमक और पानी के अलावा क्या बनता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की यदि अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरा दिया है लवण। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और लवण का निर्माण होता है। और हम लोग जानते हैं कि डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पानी के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यह क्या है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मृदु क्षार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक मृदु क्षार है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सोरेनसन ने। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल एक पदार्थ है जो एक प्रोटॉन दान करता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, अम्ल एक पदार्थ है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत करता है, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा है, अम्ल एक पदार्थ है जो जल में H+ देता है, तो ये कथन भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।